स्टूडेंट, गुड इवनिंग। हमने सरफेस रेफरेंस एंड मेजरमेंट में प्रीवियस लेक्चर में जो है वो टेली सर्फ और टेमिल्सन मेथड देखा था। टेमिल्सन सरफेस मीटर के बारे में देखा था। तो नेक्स्ट जो है सरफेस रफनेस के लिए जो हमारा एक और इक्विपमेंट यूज़ होता है जिसको हम बोलते हैं एबार्ट प्रोफाइलोग्राफ। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे क्या होता है। तो एबार्ट प्रोफाइलोग्राफ का जो ये एक लाइन डायग्राम है वो आप देख रहे हैं। इसमें क्या होता है कि बेसिकली इसमें एक एम्पलीफायर लगा होता है, ठीक है। यहाँ पे एक ये मेजरिंग या ट्रेसर हेड हो गया, ट्रेसिंग हेड हो गया। इसके अलावा इसमें एक एम्पलीफायर यूनिट होती है जो कि जो भी सिग्नल्स होते हैं उनका एम्पलीफिकेशन करती है, और एक कंट्रोलिंग यूनिट होती है, एक इंडिकेटर यूनिट होती है, ठीक है। अब जो ये आपका ट्रेसर हेड होता है इसको आप मैनुअली भी चला सकते हैं और मोटर के थ्रू भी जो है ये आसानी से जो है मूवमेंट कर सकता है। जो अब देखिए इसका जो स्टाइलस है ये डायमंड शेप में होता है, जिसके जो क्या नाम है नोज एंगल होते हैं वो 60 डिग्री के आसपास होता है, ठीक है। और व्यास की अगर बात करेंगे डायमीटर की तो 25 माइक्रोन के आसपास होता है। बेसिक फंक्शन इसका क्या होता है वो हम समझेंगे। तो देखिए इसमें यहाँ पे ये आपका हो गया स्टाइलस, ठीक है। अब जो स्टाइलस लगा होता है वो क्या होता है कि यहाँ पे एक ट्यूब होती है, आप देख रहे होंगे, ठीक है, जिसको बोलते हैं ड्यूरेलियम ट्यूब। तो ड्यूरेलियम के जो स्टाइलस होता है उसके ड्यूरेलियम के नीचे लगा होता है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक स्प्रिंग लगी होती है जिससे क्या होता है ये ड्यूरेलियम ट्यूब से कनेक्टेड हो, ये दोनों स्प्रिंग जो है इस ड्यूरेलियम ट्यूब से जो है स्टाइलस इस पे कनेक्ट होता है, इससे जो है सस्पेंडेड रहती है ड्यूरेलियम ट्यूब आपकी, ठीक है। और बहुत मतलब हल्के से सस्पेंशन जो है इन स्प्रिंग के थ्रू रहता है। यहाँ पे क्या होता है, ये आप जो एनएस देख रहे हैं ये परमानेंट मैग्नेट है, ठीक है। और ये जब ट्यूब जो है जैसे कि क्या बोलता है कि आपका ये स्टाइलस सरफेस पे मूव करता है, तो जो मूवमेंट करेगा तो जैसी हमारी सरफेस वैली वैली या क्रस्ट में ऊपर नीचे जैसे भी सरफेस होगी उसके अकॉर्डिंग जो है स्टाइलस ऊपर और नीचे वर्टिकल मोशन करेगा। तो वर्टिकल मोशन करेगा तो स्टाइलस से जो लगा हुआ आपका ट्यूब है ये ट्यूब भी इस परमानेंट के अंदर जो है मोशन करेगा, ठीक है। और ये एक्चुअली में क्या होता है, जो आपकी ट्यूब होती है ड्यूरेलियम ट्यूब, ये जब आपकी क्या नाम है परमानेंट फील्ड में चलती है तो इसमें क्या होता है कि एक इसके मूवमेंट से आपको पता होगा लेंज लॉ, तो उसके अकॉर्डिंग जो है जैसे ही एक कोई करंट कैरिंग क्या नाम है किसी कॉइल में कोई भी जो को आयरन या कोई करंट कैरिंग ऑब्जेक्ट मूव करता है, तो मूव करने से क्या होता है कि उसमें उसके सिरों जो सिरे हैं वो आरबीसी पे जाते हैं और करंट फ्लो होता है, ठीक है। तो वही सेम प्रिंसिपल है यहाँ पे, उसी का इस्तेमाल हुआ है कि जैसे ही आपकी ये ड्यूरेलियम ट्यूब जो है वो ऊपर नीचे की तरफ मूव करेगी तो उसके जो मूवमेंट से क्या होगा कि इलेक्ट्रिसिटी जो है जनरेट होगी, जो कि आपकी कुंडली की आउटपुट वैल्यू होगी। अब क्या होता है जैसे ही आउटपुट वैल्यू जो है एम्पलीफाई करके ऑसिलोग्राफ में जाती है, और उसके बाद क्या होता है जो आपका मोटर ड्रिवन कैमरा होता है, ये देखिए यहाँ पे मोटर ड्रिवन एक मूविंग कैमरा होता है, ठीक है। वो क्या करेगा कि फोटोग्राफ के थ्रू जो है उस मूवमेंट का जिस तरीके से मतलब मूवमेंट होगी तो हमारा करंट चेंज होगा, प्रोपोर्शनल होता है मूवमेंट के, जैसे जैसे हमारा क्या नाम है स्टाइलस मूव करेगा तो उस हिसाब से हमारी करंट की वैल्यू आएगी। उस आउटपुट को जो ये कैमरा है वो रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। और रिकॉर्ड करके जो है वो एक क्या नाम है मूवमेंट के अकॉर्डिंग जो है सरफेस एक मतलब वो फोटोग्राफ्स के थ्रू उस मूवमेंट के जो आउटपुट होगा उसको वो रिकॉर्ड कर लेगा, और फिर हम उसको स्टडी करके जो है सरफेस रेफरेंस का जो मेजरमेंट है वो आसानी से
कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए ये जो होता है ये सरफेस टेक्सचर मापन के लिए, मेजरमेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारी डिवाइस होती है। जिससे क्या होता है कि सरफेस की जो जो भी मतलब आपका टेक्सचर है या जो भी सरफेस की क्वालिटी है वो आसानी से हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका जो है अबाउट प्रोफाइलोग्राफ। ये जो स्टाइलस इक्विपमेंट्स में लास्ट टॉपिक था। अब इसके बाद हम देखेंगे जो है न्यूमेटिक मेजरिंग मेथड। उसका इस्तेमाल हम कब करते हैं, न्यूमेटिक मेजरिंग मेथड का, वो हम देखेंगे। तो अगर हम बात करते हैं न्यूमेटिक की, तो न्यूमेटिक का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं और कब हमको ज़रूरत होती है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हम कहाँ पे स्टाइलस का इस्तेमाल करेंगे, कहाँ पे न्यूमेटिक का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए क्या होता है, हम स्टाइलस का वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं जिस मेटल जो कि मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं या हमारा जॉब होता है मेटल के बने होते हैं। लेकिन अगर वही ऑब्जेक्ट जिनकी हमको रफनेस जो है वो अगर क्या नाम है किसी सॉफ्ट मेटल या किसी सॉफ्ट मटेरियल के बने हों, ठीक है, तो वहाँ पे हमारा न्यूमेटिक या स्टाइलस का इस्तेमाल हम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि स्टाइलस क्या करेगा वहाँ पे, क्योंकि अपने मतलब हार्डनेस की वजह से वो एक जो भी आप जिस सरफेस को मेजर कर रहे हैं, अगर उस सरफेस की हार्डनेस स्टाइलस के हार्डनेस से कम है तो वो क्या करेगा वहाँ पे एक स्ट्रेस बना देगा। ठीक है, तो हमारी जो सरफेस है वो ख़राब हो जाएगी। तो वहाँ पे हम स्टाइलस का ना इस्तेमाल करके हम न्यूमेटिक मेथड का इस्तेमाल करते हैं। हम न्यूमेटिक मेथड में देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ पे देखिए कुछ नहीं, बेसिकली न्यूमेटिक में जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया है, न्यूमेटिक से मेजरमेंट के जो भी डिफरेंट इक्विपमेंट्स हैं हमने क्या नाम है प्रीवियस चैप्टर में उसके बारे में पढ़ा भी था। ठीक है, सरफेस मेजरमेंट में, तो उसमें हम देखेंगे जैसे कि उसमें क्या होता है कि जो भी आपका यहाँ पे एक ट्यूब होती है जिसमें एक फ्लोट रहता है। ठीक है, यहाँ पे स्केल लगी होती है, इस ट्यूब में जो है एयर कंप्रेस्ड एयर आती है। ठीक है, तो जो एयर क्या नाम है कांस्टेंट प्रेशर पे कंप्रेस्ड एयर जो यहाँ ट्यूब में भरी रहती है, तो ये जो टोटल ट्यूब होती है ये कनेक्ट रहती है नोजल से। अब जो नोजल होता है ये हमारा सेल्फ अलाइन मेजरिंग नोजल होता है। ठीक है, तो ये नोजल से एयर आगे जिस भी सरफेस को हमको मेजर करना होता है उस पर स्ट्राइक करती है। अब देखिए दो चीज़ें हैं, ये तो आपको यहाँ पे देखिएगा जूम करके आपको ये दिखाया गया है कि बेसिकली यहाँ पे कैसे अरेंजमेंट होती है। तो जब एयर और देखिए नोजल में जो भी एयर रहती है उसका फ्लो डिपेंड करता है कि सरफेस जो सरफेस हम मेजर कर रहे हैं वो सरफेस कैसी है, और नोजल और सरफेस के बीच में जो गैप है वो भी सरफेस के अकॉर्डिंग जो है वो डिसाइड होता है और मैनेज होता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए हमारे पास फ्लैट सरफेस है, उस केस में क्या होगा कि जो नोजल है और जो क्या नाम है सरफेस है उसके बीच में हम गैप कम रखेंगे। और जो सरफेस का क्या नाम है ये कंप्रेस्ड एयर का फ्लो होगा उसको मेजर करने के लिए हमारे पास एक फ्लो मीटर होता है जिसको आप रोटा मीटर भी कहते हैं। ठीक है, तो फ्लो की स्पीड जो है वो मेजर करता है कि किस रेट से जो है वो फ्लो हो रहा है। और इस हिसाब से क्या होता है कि मान लीजिए अगर सरफेस ज़्यादा रफ है तो डिस्टेंस अधिक हो जाएगी। तो जिस हिसाब से जिस रेट से फ्लो होगा कंप्रेस्ड एयर जो है वो फ्लो होती है, तो कंप्रेस्ड एयर के फ्लो को मेजर करके हम ये पता कर सकते हैं कि हमारा सरफेस जो है वो रफ है या हमारा सरफेस फ्लैट है। ठीक है, तो सरफेस की रफनेस को इस तरीके से जो है क्या नाम है कंप्रेस्ड एयर के फ्लो से हम मेजर आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, जो भी डिस्चार्ज रेट आपके कंप्रेस्ड एयर का होता है वो क्या होता है आसानी से आपका रोटा मीटर लगा होता है वो आसानी से उसके फ्लो रेट को रीड करके बताएगा, और उस हिसाब से जो है हम जो भी फ्लोट के क्या नाम है जिस तरीके से, अब देखिए जैसे क्या होगा कि मान लीजिए हाई प्रेशर मतलब गैप कम है, तो गैप कम है तो जैसे ही यहाँ से कंप्रेस्ड एयर पास होगी
पास होगी और सरफेस से टकराएगी तो उस हिसाब से हमारा गैप जो है मेंटेन होगा। और जो भी क्या नाम है फ्लो रेट होगा उस हिसाब से रोटा में ये आपका जो यहाँ पे फ्लोट लगा होता है ये फ्लोट ऊपर और नीचे तरफ जाएगा और यहाँ पे स्केल जो है उस पे इस स्केल पे इसकी पोजीशन को हम पढ़ेंगे और उस हिसाब से हम ये पता कर लेंगे, ये हमारा आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पे सरफेस जो है वो फ्लैट है या फिर यहाँ पे सरफेस रफ है। ठीक है, बेसिक प्रिंसिपल इसका यही है। इसके अलावा देखिए इसको क्या बोलते हैं, इसको एक और नाम से भी जानते हैं, एयर लीकेज मेथड। और इसका कैलिब्रेशन जो है वो कंपेरिजन बेस से कैलिब्रेशन इस क्या नाम है इक्विपमेंट का किया जाता है। नेक्स्ट जो है हमारा परथन कंडेंसर मेथड है। तो परथन कंडेंसर मेथड को क्या करते हैं कि अगर हम उसका इस्तेमाल वॉल्यूमेट्रिक यानी कि आयनात्मक जो सतह होती है उसके मेजरमेंट के लिए हम परथन कंडेंसर मेथड का इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या होता है कि एक एसी ट्रांसफार्मर, बैटरी और मेजरिंग इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है, मेजरिंग जो है इलेक्ट्रोड इस उसमें लगे रहते हैं। ठीक है, और जो क्या नाम है इसमें एक जो इलेक्ट्रोड होता है तो सरफेस की बात करते हैं, जिस सरफेस को हमको मेजर करना होता है वो क्या नाम है आपके एक संधारित्र जो है कंडेंसर, उसके एक एंड पे उस सरफेस को जोड़ा जाता है, जबकि दूसरा एंड जो होता है, जो दूसरा टर्मिनल होता है वो आपके मेजरिंग इलेक्ट्रोड से कनेक्ट होता है। अब जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे होंगे यहाँ पे ये जो है इस सरफेस को हमको मेजर करना है। ठीक है, अब ये जो इसका आप देख रहे होंगे ये जो ट्रांसफार्मर है एक संधारित्र के रूप में है, तो इसका एक एंड जो है ये मेजरिंग इलेक्ट्रोड से कनेक्ट है, दूसरा एंड जो है जिस सरफेस से हमको मेजर करना है वो करेक्ट उससे कनेक्ट है। अब ये जो दोनों आप देख रहे होंगे ये टोटल अरेंजमेंट एक संधारित्र के रूप में या एक कंडेंसर के फॉर्म में आपको दिख रहा है। अब क्या है कि मान लीजिए कि आपको इस सरफेस को मेजर करना है, तो जैसे जैसे हम क्या करेंगे, जैसे जैसे इस मेजरिंग इलेक्ट्रोड को मूव कराएंगे तो जहाँ पे मान लीजिए कि हमारी क्रस्ट आ गई या हमारी वैली आ गई, वहाँ पे क्या होगा ये आपका जो सरफेस है और जो इलेक्ट्रोड है उनके बीच में गैप बढ़ेगा, तो गैप बढ़ेगा तो वहाँ पे एयर आ जाएगा। ठीक है, अब अगर हम कैपेसिटेंस की बात करें तो E/4 पाई डी होता है। डी क्या होता है, जो दोनों संधारित्र के बीच की डिस्टेंस होती है, तो जब ये डिस्टेंस बढ़ेगी तो कैपेसिटेंस ऑटोमेटिकली जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे हमारा कैपेसिटेंस वेरी करेगा इस संधारित्र का, कंडेंसर का, उस हिसाब से हम जो है सरफेस को रीड कर लेंगे कि यहाँ पे किस किस तरीके की सरफेस है, और उस हिसाब से हम ये पता कर लेंगे सरफेस रफ है या सरफेस फ्लैट है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कैपेसिटेंस की, तो ये अगर क्या नाम है मान लीजिए कि दोनों इलेक्ट्रोड के मतलब कि जो सतह है और जो मेजरिंग इलेक्ट्रोड है दोनों के बीच की दूरी अगर D1 है और जो हमारा माध्यम है उसका परावर्तनांक जो है E1 है, तो कैपेसिटेंस जो है A/4/G प्लस D1/E1 इस तरीके से जी सतह के स्मूथनेस वैल्यू के लिए है। ठीक है, जहाँ पे जी सतह के कितनेपन का मान है, तो इस हिसाब से जो है हम सरफेस का कैपेसिटेंस जो है जिस हिसाब से वैरी करेगा उस हिसाब से हम ये पता करेंगे कि सरफेस कहाँ पे सरफेस की रफनेस कितनी अधिक है और कहाँ पे सरफेस स्मूथ है, और जो क्या नाम है ये डिवाइस है इस हिसाब से इसी प्रिंसिपल के काम करके आपको आउटपुट दे देगी। तो ये रहा आपका परथन कंडेंसर, जो कि कभी कभी एग्जाम में पूछा भी गया है। एक नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो छूट रहा है वो फैक्टर विच इज अफेक्टिंग सरफेस फिनिश। उसको हम देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो सरफेस फिनिश को आपके अफेक्ट करते हैं। तो जैसा कि आप जानते होंगे अगर मशीन में हमारे वाइब्रेशन अधिक है तो वो क्या करेगा कि जो भी हमारी सरफेस है जो भी मशीनिंग सरफेस है उस पर क्या करेगी, उसके टेक्सचर को प्रभावित करती है। ठीक है, टेक्सचर को चेंज कर देगी। ठीक है, वाइब्रेशन की वजह से क्या होगा कि उसका सरफेस थोड़ा सा रफ होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर जो आपका कटिंग टूल है सही कटिंग टूल का सिलेक्शन ना कर पाना भी सरफेस टेक्सचर में चेंजेस ले आता है, टेक्सचर
सरफेस को रफ बना देता है, ठीक है। अगर ज़्यादा शार्प टूल है जो आप कटिंग टूल यूज़ कर रहे हैं तो भी जो है सरफेस रफनेस वो ख़राब हो जाएगी आपकी सरफेस और रफ हो जाएगी, ठीक है। या आपका जो कटिंग टूल है अगर वो ज़्यादा हार्ड है irrespective to that surface which is it's going to cutting, तो उस केस में भी क्या होगा कि आपका जो रफनेस है सरफेस का वो अधिक हो जाएगा। उसके अलावा आपकी जो फीड होती है, स्पीड होती है और डेप्थ ऑफ कट, ये आपके जो है क्या नाम है ऐसे पैरामीटर्स हैं जो कि सरफेस रफनेस के लिए एक बहुत ही अहम रोल अदा करते हैं। अगर इनको आप एक स्पेसिफिक क्या नाम है क्राइटेरिया के अनुसार नहीं सेट करेंगे तो आपका जो सरफेस है वो ऑब्वियस सी बात है ख़राब हो जाएगा। ये सरफेस जो है ये पैरामीटर सरफेस सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं, तो इनका इनका सिलेक्शन एक इम्पॉर्टेंट रोल सरफेस फिनिश में प्ले करता है। उसके अलावा जो है कूलेंट जो है वो आप इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते हैं वो भी, या एक बार में आप कितना जो है फीड देते हैं वो आपके सरफेस फिनिश को मेंटेन करने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती है। तो इस तरीके से जो है ये हमारा सरफेस फिनिश चैप्टर फाइनली ख़त्म होता है। जो भी अगर कोई टॉपिक छूट रही है तो वो आप लोग मुझसे डायरेक्ट या पर्सनल कॉल पे या डायरेक्ट मैसेज के थ्रू जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। जो है नेक्स्ट टॉपिक वो हम अगली लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।